नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 29 फरवरी साल 2024 की एक लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिएगा दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि जब संपत्ति को खरीदने की बात आती है तो सबसे बेहतरीन तरीका बताया जाता है कि सेल डीड को रजिस्टर्ड करवाकर संपत्ति को खरीदा जाए। पर दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आप सेल डीड कराने के बावजूद भी संपत्ति के मालिक नहीं कहलाएंगे, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? जी हां दोस्तों, ऐसा बिल्कुल हुआ। जब यहां पर एक व्यक्ति ने सेल डीड के माध्यम से एक संपत्ति खरीदी, इसके बावजूद भी कानूनी रूप से उसे संपत्ति का मालिक नहीं माना गया और आखिर में उसका पैसा भी गया और उसको वह संपत्ति वापस से लौटानी पड़ गई। अब दोस्तों, मैं यहां पर आप लोगों के लिए वीडियो क्यों लाता हूं? ताकि आप लोग लेटेस्ट जजमेंट, इंपॉर्टेंट प्रोविजन जानकर अपने आप को हर कानूनी दाव पेचों से अपडेट रख सकें और अपने आप को बड़ा धोखे का शिकार होने से बचाएं, ताकि आपकी जो मेहनत की जीवन भर की कमाई है वो आप कहीं गलत हाथों में ना दे बैठे। अब दोस्तों, अगर आपको हमारी तरफ से किए गए ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से अपलोड की गई ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरा आप लोगों से केवल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि संपत्ति को ट्रांसफर करने के अनोखे माध्यम है, यानी कि केवल सेल डीड ही नहीं बल्कि और भी कई ऐसे माध्यम होते हैं जिसके तहत आप संपत्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। यह 2 से 3 मिनट का पार्ट आप बड़ी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 90% समस्या और धोखाधड़ी आपकी यहीं पर होती है। देखिए, जब कभी भी आप पैसों के बदले कोई संपत्ति खरीदते या बेचते हैं तो सबसे बेहतरीन माध्यम बताया जाता है सेल डीड, यानी कि जिसे आप बैनामा या बिक्रीनामा कहते हैं। इसके माध्यम से आप संपत्ति बेच और खरीद सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले एग्रीमेंट टू सेल बनाया जाता है, जिसके अंदर टर्म्स और कंडीशन लिखी रहती है कि किस किस माध्यम से किस किस कंडीशन में कितने अमाउंट में जो एडवांस दिया जाएगा आप इस संपत्ति को खरीद रहे हैं। उसके बाद दोनों पार्टी उस सेल एग्रीमेंट पर साइन करके फाइनली जिस दिन सेल डीड एग्जीक्यूट होती है उस दिन उसको रजिस्टर करवा लेती है। यह सबसे बेहतरीन माध्यम बताया जाता है संपत्ति को खरीदने का। कई बार यह देखा जाता है जब संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए पैसों का लेना देना नहीं होता। वो कब होता है? जब किसी पारिवारिक सदस्यों के बीच किसी संपत्ति को दिया जा रहा हो। तो ऐसी स्थिति में सबसे बेस्ट माध्यम बताया जाता है गिफ्ट डीड, जिसे आप उपहार दान के नाम से भी जानते हैं। इसके माध्यम से आप किसी को संपत्ति का ट्रांसफर कर सकते हैं, पर ध्यान देने वाली बात क्या है? गिफ्ट डीड के अंदर कभी भी पैसों का लेन देन नहीं दिखाया जाता। दूसरी चीज, अगर गिफ्ट डीड दूसरी पार्टी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू रिसीव नहीं कर रही तो उस पर दूसरी पार्टी को आकर प्रॉपर्टी पर पोजेशन लेना अनिवार्य है, ताकि यह चीज साबित की जा सके कि हमने गिफ्ट को रिसीव कर लिया। तीसरी कंडीशन आती है जब एक व्यक्ति अपने देहांत होने के बाद अपनी संपत्ति किसी को देना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में विल और वसीयत का दस्तावेज बनाया जाता है, जहां पर एक व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान अपनी इच्छा के तहत एक दस्तावेज तैयार करता है, जहां पर वो लिख देता है कि अगर कल को मेरा देहांत हो जाएगा तो मेरा देहांत होने के बाद मेरी जितनी भी चल और अचल संपत्ति है इस विल और वसीयत के दस्तावेज के तहत ही बांटी जाए। और आखिरी में एक और इंपॉर्टेंट माध्यम आता है जिसे रेलिंक्विशमेंट डीड कहते हैं, जिसे हक त्याग पत्र कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हक त्याग पत्र क्या होता है? जब एक पारिवारिक संपत्ति है, ऐसी स्थिति में अगर एक कुहियर यानी कि एक हिस्सेदार अपना हक सभी हिस्सेदारों के पक्ष में छोड़ना चाहता है तो उसको इसी हक त्याग पत्र को बनवाना पड़ता है, जिसे रेलिंक्विशमेंट डीड कहा जाता है। अब कई बार लोग क्या गलती करते हैं, वो इस हक त्याग पत्र के माध्यम से किसी एक सिंगल व्यक्ति के पक्ष में प्रॉपर्टी दे देते हैं, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं कि अगर किसी सिंगल इंडिविजुअल के पक्ष में संपत्ति छोड़ी जाएगी तो वो गिफ्ट डीड के माध्यम से छोड़ी जाएगी, ना कि हक त्याग पत्र के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ आप लोगों को वीडियो दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इस टॉपिक पर जल्द ही आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अब दोस्तों,
ये सारे माध्यम आप लोगों ने जान लिए जिसके तहत संपत्ति किसी को ट्रांसफर कर दी जाती है। अब इन सभी माध्यम से जो सबसे ज्यादातर माध्यम यूज किया जाता है वो होता है सेल डीड बनाना, जब संपत्ति को खरीदा या बेचा जा रहा हो पैसों के लिए ना। दोस्तों, सेल डीड बनवाने के बाद एक व्यक्ति सोचता है कि अब तो उसके जीवन में सभी प्रकार की परेशानियां खत्म हो गई। पर क्या आपको पता है, जो व्यक्ति आपको अपनी संपत्ति दे रहा है, क्या वो स्वयं उस संपत्ति का मालिक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हिस्सा आपको बेच रहा है अभी वो खुद उसके पक्ष में ना आया हो सकते हैं वो फ्यूचर में उसके पक्ष में आने वाला हो, पर वो अभी आपको संपत्ति बेच दे। या फिर हो सकता है वो अपने भाई की, अपनी बहन की, अपनी माताजी की संपत्ति आपको धोखे से दे रहा है। तो एनी सभी कंडीशन में जो ने तीनों सिचुएशन आपको बताई, अगर आपके पास एक रजिस्टर्ड सेल डीड भी है, इसके बावजूद भी आपको वहां पर संपत्ति का मालिक नहीं माना जाएगा। कारण, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी लेटेस्ट जजमेंट में यह चीज क्लियर कर चुका है। अब यहां से मैं आपको जजमेंट समझानी शुरू करूंगा, बड़ी ध्यान से जजमेंट समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कल को यही जजमेंट आपके केस में आपके लिए लाभदायक साबित हो। दोस्तों, अब डिस्प्ले पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केस टाइटल है हमारा सावित्री बाई एंड अनदर, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस सावित्री बाई एंड जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर देखिएगा 9035 और 2013। और सबसे बड़ी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और डेट ऑफ जजमेंट है हमारा 29 फरवरी साल 2024। अब आप यकीन इस चीज से कर सकते हैं कि कितनी लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, जो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं लोगों से अक्सर अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं, अगर आप लोग मुझसे पर्सनली लॉ के बारे में और डीपली जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सभी लॉ के सब्जेक्ट आप मेरे थ्रू स्टडी करें, या अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं जिनको लॉ के सब्जेक्ट समझने में परेशानी आ रही है, या फिर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी समस्याओं का समाधान मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर, जहां पर हम आप लोगों के लिए योद्धा 2.0 बैच अब लॉन्च करने वाले हैं, जहां पर आप अपनी जुडिशियल नॉलेज को, अपनी लॉ नॉलेज को और डीपली कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, तुरंत डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर कनेक्ट करना है। वहां पर आपको बताना है कि आप मेरे थ्रू लॉ पढ़ना चाहते हैं, मेरे थ्रू जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपको सारा प्रोसेस वहां पर क्लियर कर देंगे। अब दोस्तों, केस टाइटल क्लियर होने के बाद हम जजमेंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको केस के फैक्ट्स क्लियर कर दूं, ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको यहां पर क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस में क्या हुआ, प्लेंटिफ ने बाबूलाल नामक व्यक्ति से कुछ संपत्तियां खरीदी। अब प्रेजेंट केस में बाबूलाल का देहांत हो जाता है। बाबूलाल वसीयत के माध्यम से अपनी कुछ संपत्तियां डिफेंडेंट नंबर 2 को देकर जाता है कि भाई मेरा देहांत होने के बाद जो मेरा बेटा है, जो प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट नंबर 2 है, वो संपत्ति का मालिक होगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, प्लेंटिफ ने जब बाबूलाल से कुछ संपत्तियां खरीदी, तो इसी बीच कुछ संपत्ति डिफेंडेंट नंबर 2 यानी कि उनके बेटे से भी खरीदने की इच्छा जताई। अब इसी बीच प्लेंटिफ से गलती क्या हो गई, प्लेंटिफ ने जो सेल डीड बनवाई वो डिफेंडेंट नंबर 1 से बनवाई, यानी कि जो बाबूलाल की पत्नी थी और जो डिफेंडेंट नंबर 2 की माताजी थी, उनसे सेल डीड बनवाई गई। जबकि ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्रॉपर्टी विल के माध्यम से डिफेंडेंट नंबर 2 को दी गई है, तो मालिक कौन होगा, मालिक होगा डिफेंडेंट नंबर 2, पर सेल डीड कौन दे रहा है, वो दे रहा है डिफेंडेंट नंबर 1। अब यहां पर प्लेंटिफ को इस बात की जानकारी नहीं थी और उन्होंने सेल डीड रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से बनाई, पर प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट नंबर 1 से सेल डीड ली, जिसका कोई अधिकार उस संपत्ति पर बन ही नहीं रहा था। अब यहां पर प्लेंटिफ ने कोर्ट में केस दाखिल किया है कि भाई प्रेजेंट केस में मुझे संपत्ति का मालिकाना हक दिलाकर मुझे संपत्ति का कब्जा दिलवाओ, क्योंकि मेरे पास जो है रजिस्टर्ड सेल डीड है और उन रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर मुझे संपत्ति का मालिकाना हक मिलना चाहिए। नाउ यहां पर जो डिफेंडेंट नंबर 1 है, जिसके सेल डीड पर साइन है, उनका कहना है कि देखिए भाई मैं तो एक अनपढ़ महिला हूं, मुझे इस चीज की जानकारी थी ही नहीं कि मुझसे किस संपत्ति का कहकर साइन करवाया जा रहा था। मैं तो केवल इतना जानती थी कि हो सकता है मेरे पति के देहांत होने के बाद मेरा संपत्ति पर कोई फैमिली शेयर बनता है और शेयर के तहत मैं तो म्यूटेशन या उस पर हक चढ़वाने गई थी। मुझे नहीं पता कि प्लेंटिफ ने यहां पर मेरे से यह संपत्ति अपने नाम पर ट्रांसफर करा ली। अब ट्रायल कोर्ट ने यहां पर प्लेंटिफ के इस दावे को डिसमिस कर दिया, यह कहते हुए कि जब संपत्ति का असल मालिक डिफेंडेंट नंबर 2 है, तो कैसे यहां पर डिफेंडेंट नंबर 1 सेल डीड दे सकता है प्लेंटिफ को।
अब प्लेंटिफ इस फैसले से परेशान होकर अपीलिएंट कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, जहां पर अपीलिएंट कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का फैसला ही सही ठहराया। ना दोस्तों, यह मैटर अब आगे अपील होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचा, पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और अपीलिएंट कोर्ट के फैसले को रिवर्स कर दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पाया कि देखो भाई, प्रेजेंट केस में विल तो है, पर विल उससे पहले अर्लियर डेट पर साबित नहीं हुई, ना ही पेश की गई, तो हम विल की जेन्युइननेस को शक भी कर सकते हैं कि क्या पता ये विल जेन्युइन हो ही ना। और उसके अलावा भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कई चीजों को हाईलाइट किया और आखिर में प्लेंटिफ के पक्ष में इस सूट का फैसला दे दिया। नाउ यहां पर डिफेंडेंट नंबर 2 ने अब ये अपील डाली है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आया कि जब संपत्ति का मालिक विल के माध्यम से डिफेंडेंट नंबर 2 होना चाहिए, तो कैसे यहां पर डिफेंडेंट नंबर 1 सेल डीड के माध्यम से प्रॉपर्टी प्लेंटिफ को दे सकता है। अब देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स पर जाएं तो उन्होंने विल पर शक किया है, जबकि विल को अगर कोई शक करेगा, सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस को देखेगा, तो यहां पर कुछ कानूनी प्रोविजंस फॉलो करने होंगे, जैसे सेक्शन 68 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा जाता है, जिसके तहत जो विल वसीयत के अंदर जो अटेस्टिंग विटनेस हैं दो, उनको कोर्ट में बुलाकर एग्जामिन किया जाएगा और उन दोनों विटनेस को साबित करना पड़ेगा कि हमने इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग ही इन दोनों विल वसीयत को क्या किया है, एग्जीक्यूट कराया है, अटेस्टेड यहां पर किया है। सेक्शन 63 क्या कहता है, अनप्रिविलेज विल को कैसे बनाया जाए, मतलब सरल भाषा में समझे कि एक विल वसीयत का दस्तावेज कैसे तैयार कराया जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विल वसीयत को अगर चैलेंज करने की बात आएगी तो इन्हीं प्रोविजन के तहत साबित किया जाएगा, जो ऑलरेडी साबित हो चुका है कि प्रेजेंट केस में विल वसीयत जेन्युइन है। इसके अलावा अगर प्लेंटिफ विल वसीयत के क्वेश्चन को रेज करना चाहता है तो वो इस केस में तो कर ही नहीं सकता, उसके लिए दूसरा डिफरेंट सूट डालना पड़ेगा। प्रेजेंट केस में तो प्लेंटिफ इतना कह रहा है कि जब डिफेंडेंट नंबर 2 की प्रॉपर्टी थी तो उसकी मदर ने कर दिया, तो मेरी क्या गलती है, मैंने तो रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से खरीदी है, मेरा इस पर हक होना चाहिए। अब देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर हम सेल डीड पर ध्यान दें तो यहां पर ना ही डिफेंडेंट नंबर 2 के साइन है, और जो डिफेंडेंट नंबर 1 है, जो मदर है, उन्होंने भी लीगल गार्जियन की हैसियत से उस संपत्ति की सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं की। लीगल गार्जियन क्या होता है दोस्तों, जब एक व्यक्ति की 18 साल से कम उम्र होती है और उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी कोई बेचना चाहे तो कोर्ट का सहारा लेकर उसके माता पिता या कोई और उसका गार्जियन उसकी वो संपत्ति बेच सकता है अपने साइन करके। तो यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उनकी माता जी ने संपत्ति बेची, ना ही वो उस समय मालिक थी, ना ही उन्होंने लीगल गार्जियन की हैसियत से ऐसा कुछ किया, तो ऐसी कंडीशन में हम उस सेल डीड को वैलिड नहीं मान सकते। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर हाई कोर्ट के फैसले को रिवर्स करके ट्रायल कोर्ट और अपीलिएंट कोर्ट के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया। अब दोस्तों, यहां से आपको क्या चीज जानकारी लेनी होगी, देखिए, भले आप कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से संपत्ति खरीद रहे हैं, पर जब तक आप बिल्कुल ये श्योर ना हो कि वही व्यक्ति उसका मालिक है और आपके साथ फ्यूचर में जाकर कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, तब तक आप अपना पैसा इन्वेस्ट मत करें। दूसरी चीज, जब आप लाखों हजारों करोड़ों रुपए संपत्ति खरीदने में लगा सकते हैं, तो कुछ हजार रुपए, ज्यादा नहीं, 5-10 हजार रुपए मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, किसी वकील के पास जाकर, अच्छे एडवोकेट के पास जाकर गाइडेंस जरूर लें कि जो हम ये संपत्ति खरीद रहे हैं क्या इस पर राइट बनता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने चाहिए, क्या क्या टर्म्स कंडीशन लिखवानी चाहिए, ताकि फ्यूचर तक आप सिक्योर हो जाए, ना ही आपको परेशानी हो और ना ही आपके बच्चों को परेशानी हो। अब दोस्तों, यह जानकारी मुझे आप लोगों को देनी यूं जरूरी लगी क्योंकि इस पर लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आई, जहां पर रजिस्टर्ड सेल डीड होने के बावजूद भी उसको कैंसिल कर दिया गया। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।